Awangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी और विंग ऑफिशियली शादी कर चुके थे. अब वांगजी का विंग पर पूरा हक था. एज हस्बैंड, एज अल्फा, एज मेट. पूरी तरीके से अब वांगजी विंग को ओन करता था. फाइनली वांगजी ने वो पा लिया था जिसे पाने के लिए न जाने उसने कब से इंतजार किया था. वेडिंग चेंबर में एंटर करते ही वांगजी की सबसे पहली नजर गई थी बेड की तरफ जहां उसका ओमेगा नहीं था. वांगजी जो विंग को ढूंढने के लिए पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाने लगा. बहुत जल्द विंग उसे अपने नजरों के सामने नजर भी आया. विंडो के पास खड़ा विंग बाहर की तरफ देख रहा था. वैसे तो फेस पर वेल थी उसके, जिस वजह से कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था, पर अब उसकी लाइफ में क्लियरली दिखे ऐसा कुछ रहा भी तो नहीं था. तो ठीक था. शायद जो हुआ वो भी ठीक था. शायद जो आगे होगा यह वो भी ठीक ही होगा. इसी सोच में अपसेट खड़ा विंग अचानक फ्लिंच कर चुका था जब उसे पीछे से उसके अल्फा ने होल्ड कर लिया था. विंग पूरी तरीके से वांगजी की बाहों में समा चुका था. वही वांगजी ने अपने चिन को विंग के शोल्डर पर रखा था और वो भी बाहर की तरफ देख रहा था. माय ओमेगा, आज वेडिंग नाइट है हमारी. तुम्हें अपने अल्फा का इंतजार बेड पर करना चाहिए था, ना कि ऐसे अकेले यहाँ खड़ा होकर अपने अल्फा को इग्नोर्ड फील कराना चाहिए था. विंग जो बिल्कुल चुप था, उसने वांगजी को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया. वांगजी जो विंग की सिचुएशन समझ सकता था, ऑब्वियसली शादी फोर्सफुली की थी उसने, तो वो जानता था विंग उसके साथ तो अच्छे से पेश आने से रहा. खैर वांगजी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था. उसने जब विंग का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देखा तब उसने विंग को अपनी तरफ टर्न कर लिया. वांगजी ने विंग के फेस पर जो वेल थी उसे हटा दिया और फाइनली विंग का वो ब्यूटीफुल फेस वांगजी के सामने था. विंग जिसने अपनी नजरें झुका के रखी थी, बहुत लाइट मेकअप किया था शाओ शिनचैन और मेंग्याओ ने विंग के फेस पर, क्योंकि विंग नेचुरली ही इतना ब्यूटीफुल था कि उसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी. वांगजी जिसका एक हाथ विंग के वेस्ट पर था, वही उसने अपने दूसरे हाथ को विंग के चिन पर रखा और उसकी फेस को ऊपर किया. विंग जिसने वांगजी की आंखों में देखा, माय ओमेगा, अल्फा बन चुका हूँ मैं तुम्हारा. ना सिर्फ तुम्हें मार किया है बल्कि अब तुमसे शादी भी कर ली है मैंने. इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्प्रेस की पोस्ट दी है मैंने तुम्हें. अपनी आगे की लाइफ तुम्हें डेडिकेट की है मैंने. तो तुम्हें नहीं लगता इन सब चीज़ों के बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए? मेरा भी कुछ हक बनता है. विंग जो ऑब्वियसली समझ चुका था कि वांगजी उससे किस बारे में बात कर रहा है. एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी विंग के फेस पर. इन सब चीज़ों में एक वर्ड ऐड करना आप भूल गए अल्फा. विंग ने जैसे ही ये बात कही थी, वांगजी के फेस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ चुका था. विंग ने उस सवाल को समझ भी लिया था और उसका जवाब भी दे दिया था. फोर्स, मर्जी नहीं, ज़बरदस्ती. जो आप हासिल करना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी आप हासिल कर ही लेंगे. चाहे उसमें मेरी मर्जी हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है. पर एक बात आपको बता दूँ, भले ही आप मेरे हस्बैंड बन चुके हैं, मेट बन चुके हैं, अल्फा बन चुके हैं, पर फिर भी जो आप मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको नहीं दूंगा. पावर शेयर का राइट मैं आपको नहीं दूंगा. उसके अलावा ओमेगा की सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए मैं रेडी हूँ. एज अल्फा ओमेगा आज हम दोनों की शादी हुई है. जैसा आपने कहा वेडिंग नाइट है हमारी, तो ठीक है ना. पहले जो फोर्सफुली हुआ, आज मैं वो अपनी मर्जी से आपको देता हूँ. एज यूर ओमेगा, आपके राइट्स हैं मुझ पे, उसे आप क्लेम कर सकते हैं. एज यूर ओमेगा, आई विल रेडी टू सर्व यू. इस बात पर वांगजी जो गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग से उसकी बॉडी नहीं बल्कि उसकी पावर्स चाहता था, जो विंग किसी भी हालत में वांगजी को देने के लिए रेडी नहीं था. माय ओमेगा, शादी की है मैंने तुमसे, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं. एज कल्टीवेशन पार्टनर्स मैं हक रखता हूँ तुम्हारी पावर्स पर. ओह, तो क्या मुझे इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर ने मुझ जैसे ओमेगा से शादी की, जबकि आप तो मुझे यूज़ करके
इस सोने के पिंजरे में कैद भी कर सकते थे, पर नहीं, आपने तो मुझे अपना मेट बनाया, इस एम्परर की एम्प्रेस बनाया। तो क्या इस बात के लिए मुझे अब शुक्रगुजार होना होगा आपका, या इस बात की मैं खुशी मनाऊं कि मैं एम्परर की एम्प्रेस हूँ, कोई उसका टॉय नहीं, पेट वार्मर नहीं, या फिर और विंग। जैसे ही लास्ट वर्ड बोला था, वांगजी ने सीधा उसका गला पकड़ लिया था। विंग के नेक को वांगजी टाइटली प्रेस करते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देख रहा था। क्यों मेरे गुस्से को हमेशा ट्रिगर करते हो? क्यों मेरी सीधी बात तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कभी भी ऐसे बकवास थॉट अपने दिमाग में लाए तक नहीं। तुम वो फर्स्ट ओमेगा हो जिसको मैंने छुआ है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर दूसरे के साथ सोता फिरता हूँ। तुम्हारे साथ ही मैंने बेड शेयर किया और आगे अपनी जिंदगी भी शेयर करूँगा। शादी बस बोलने के लिए नहीं की मैंने, मैं इसे अपने दिल से निभाऊंगा। तुम कभी भी मेरी नज़र में मेरे टॉय या बेड वार्मर नहीं थे, हमेशा एक रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट देख ली मैंने 3 दिन पहले, जब आप मेरी बॉडी को एक टॉय की तरह यूज कर रहे थे। देखी थी तब मैंने आपकी आंखों में वो रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे, तब वो रिस्पेक्ट देखी थी मैंने आपकी आंखों में। वांगजी जिसकी पकड़ विंग के नेक पर टाइट थी, पर विंग भी वांगजी को आज जवाब दे पा रहा था क्योंकि आज वो होश में था। वही वांगजी इस जवाब से गुस्सा हो चुका था। ओमेगा, मुझे ट्रिगर करना बंद करो और ओबीडियंटली अपने अल्फा की बात मानना सीख जाओ तुम। वांगजी जिसने विंग को एक झटके से दूर थ्रो कर दिया था और विंग जो पीछे की दीवार से लगकर नीचे गिर गया था, वो कफ कर रहा था क्योंकि वांगजी ने सच में उसकी नेक को बहुत टाइटली प्रेस किया था। सच बोला तो बुरा लगा? अल्फा, यही वर्ड सुनना चाहते हो ना मेरे मुंह से? तो अल्फा बन के आते ना मेरे पास। तुम मेरे पास एक कल्टीवेटर बन के आए, एक वॉरियर बन के, जिसे मेरी फिक्र नहीं थी, जिसे ज़रूरत मेरी नहीं थी, मेरे अंदर जो पावर्स हैं उनकी थी। तुम ग्रीडी हो उन पावर्स के लिए, वरना बिना फेस देखे, बिना एक बार भी मिले, कौन किसी को अपना मेट बनाता है? पर एक बात तुम्हें बता दूं, अल्फा, जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो ना, वो मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दूंगा। वो पावर्स तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। क्या करना चाहते हो कर लो मेरे साथ, वो पावर्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एज अल्फा सारे राइट्स मिलेंगे तुम्हें, मेरी बॉडी, मेरी सोल तक तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। पर एज कल्टीवेटर, एज कल्टीवेशन पार्टनर, वो हक तुम्हें नहीं दूंगा मैं। इस रूम के अंदर हर रोज मैं खुद डिस्ट्रॉय होऊंगा, पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारी पावर्स तुम मुझे नहीं दोगे। तो अब मुझे क्रूअल होने के लिए ब्लेम मत करना ओमेगा। विंग यह सुनते ही हंसने लगा था। लिटरली उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। विंग उठ चुका था। वांगजी जो खुद विंग को देख रहा था, कुछ भी समझ नहीं आया था उसे कि विंग आगे क्या करने वाला है, पर विंग के अगले मूव को देखकर वांगजी भी थोड़ा शॉक और कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि विंग अपनी उस वेडिंग हानफू की फर्स्ट लेयर उतार कर नीचे डाल चुका था। इनफैक्ट वो खुद वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। वांगजी जो विंग के इन मूव्स को समझ नहीं पाया था, पर विंग ने उसमें और खुद में बस एक कदम का ही फासला छोड़ा हुआ था। डोंट वरी अल्फा, तुम्हें क्रूअल होने के लिए मैं ब्लेम नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता। बहुत पहले से जानता था कि जो भी मेरे पास आएगा वो बस पावर्स की वजह से ही आएगा, वरना एक हिडन ओमेगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इवन जिसका फेस तक किसी ने नहीं देखा, कोई क्यों ही उसके करीब जाएगा। जैसे मैं तुम्हें क्रूअल होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, वैसे ही तुम भी मुझे स्टबन होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते।
जिन पावर्स के लिए तुम मेरे पास आए हो ना, वो पावर्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ये बात बहुत पहले ही डिसाइड करके रखी थी मैंने, और मैं ये भी जानता था कि उसकी सज़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। उस सज़ा से मैं नहीं डरता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना टॉर्चर करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना हिट करोगे, और ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी बॉडी का कितना यूज़ करोगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत पहले से प्रिपेयर था। और देखो, एज एडवांटेज आज मुझ में इतनी पावर्स है कि मैं रेडी हूँ हर सिचुएशन के लिए। तुम जो चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो। उस दिन तुम्हारे सामने बेग किया, आज वो भी नहीं करूँगा, पर बस उस इमेजिनेशन को तोड़ दो जो तुमने अज्यूम करके रखी है। मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम मुझे मार डालो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आज भी मैं मरने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरी जान ले सकते हो, पर उसके अलावा पावर्स की बात हम दोनों में नहीं होगी। ओके, तो पावर्स को छोड़कर मैं और कुछ भी तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना? एज अल्फा मेरे भी कुछ राइट्स हैं ना तुम पे? ऑफ कोर्स अल्फा, आपके राइट्स हैं मुझ पे। एज अल्फा बहुत सारे राइट्स हैं आपके मुझ पे। वांग जी, जिसने जैसे ही ये सुना था उसके फेस की स्माइल बढ़ चुकी थी। विंग ने अपनी एक लेयर उतारी थी, तो अब वांग जी उसके और विंग के बीच में जो एक कदम का फासला था उसे भी वैनिश करके विंग के बहुत करीब पहुंच चुका था। दोनों भी इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक एक दूसरे के फेस पर वो फील कर सकते थे। वांग जी ने अपना एक हाथ उठाकर विंग के चीक पर रख दिया और वो अपने थंब से विंग के चीक को जेंटली सहलाने लगा। विंग जिसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी, ऐसा नहीं था कि उसमें डर नहीं था। ऑब्वियसली वांग जी की क्रूएलिटी वो ऑलरेडी जानता था। उन 2 दिनों का दर्द अभी भी उसकी बॉडी में था, अभी भी वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसे मना करने पर वो अंजाम जानता था। वो जानता था कि वांग जी ऐसे भी रुकने वाला तो नहीं है, तो बस जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अब से उसकी लाइफ में वैसे भी मर्जी तो वांग जी की ही चलने वाली थी। तो ठीक है, ये भी सही। वैसे भी फीलिंग तो उसने अपने अंदर की मार दी है, अब क्या ही फर्क पड़ता है कि उसके बॉडी के साथ क्या होता है। सॉफ्ट और वार्मथ लिप्स पर वो टच, जिससे एक पल के लिए तो विंग शिवर चुका था। वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे हंग्रीली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग बस शांति से खड़ा था। वांग जी ने विंग को होल्ड करके रखा था उसकी वेस्ट से, पर विंग ने वांग जी को बिल्कुल होल्ड नहीं किया था। वो किसी स्टैचू की तरह बस वांग जी के आर्म में खड़ा था। इवन वो किस बैक भी नहीं कर रहा था। वांग जी ने इसे महसूस किया, तब वो विंग से दूर हो गया। सिर्फ उनके लिप्स अलग हुए थे, नजदीकियां उनमें उतनी ही थी। वांग जी ने विंग के हेयर से सारी एक्सेसरीज निकाल कर थ्रो करना स्टार्ट कर दिया था। विंग के हेयर्स कुछ ही देर बाद खुल चुके थे। ग्रेसफुली उस ठंडी हवा में वो हेयर्स मूव हो रहे थे। जैसे ही वो हेयर्स ओपन हुए थे, वांग जी विंग के करीब बढ़ने लगा था। विंग की स्मेल बहुत एडिक्टेड थी। उसके वो ओमेगा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुके थे वांग जी को, और फिलहाल वांग जी उन्हें ही इनहेल कर रहा था विंग के बहुत करीब जाके। वही विंग उस ब्रीथ को अपने नेक के पास फील तो कर सकता था, पर वो फिर भी स्टिफ था, कोई मूवमेंट नहीं थी उसकी बॉडी में। वांग जी ने अब विंग की बाकी एक्सेसरीज निकालना स्टार्ट कर दिया था, जैसे उसके नेकलेस, बैंगल्स और बाकी सारी चीज़ें। विंग फिलहाल सिर्फ इनर लेयर में था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वांग जी ने उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। आईज क्लोज किए विंग वांग जी को अपने आसपास फील कर सकता था। साथ ही वांग जी के वो हाथ जो अब तक उसे लगभग पूरी तरीके से न्यूट कर चुके थे, बस वो इनर लेयर बची थी जिसकी बेल्ट भी वांग जी ने खोल दी थी। मतलब वो फ्रंट से फुल्ली न्यूड था। वांग जी जो विंग के सामने खड़ा था और उसने विंग के दोनों हाथों को उठाकर अब अपने चेस्ट पर रख दिया था। ओपन योर आइज माय ओमेगा। विंग जिसने अपनी आइज को ओपन किया और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। एज ओमेगा, जैसे ही मेरा तुम पे हक है, वैसे ही एज यूर अल्फा
तुम्हारा भी तो कुछ हक है ना मुझ पे। वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम मुझे अपनी बॉडी पर हक दोगे, तो मुझे वही हक चाहिए। यहाँ स्टैच्यू बन के खड़ा रहने में नहीं, वो हक तुम्हें मुझे अपने दिल से देना होगा। तो चलो अनड्रेस करो मुझे, बनो मेरे ओमेगा। फोर्स नहीं करूँगा आज तुम्हें, तुम खुद को मुझे सर्व करोगे। मेरे सामने सरेंडर करो, क्योंकि ये तो मेरे राइट्स में है। तुम्हारी पावर्स नहीं मांगूंगा, बस खुद को दे दो मुझे। चलो, उस दिन जो किया वो फोर्स था ना, तो आज लव मेकिंग करते हैं, सब कुछ प्यार से करते हैं। कम ऑन, अनड्रेस में। विंग, जिसकी पकड़ वांगजी के हानफू पर टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डर लग रहा था, पर अब वो ऑलरेडी बोल तो चुका है, तो वो अपने कांपते हाथों से वांगजी के लेयर्स को उतारना स्टार्ट कर चुका था। बस लास्ट लेयर बची थी, पर विंग को डर लग रहा था। अरे ओमेगा, सिर्फ क्लोथ से नहीं उतारने हैं तुम्हें। मैंने तुम्हारी हेयर एक्सेसरीज उतारी, तुम्हारी सारी ज्वेलरी उतारी, वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हक है ये मेरा। विंग, जिसकी अब तक हवा टाइट हो चुकी थी, पर मना करने का हक तो वो नहीं रखता था, तो उसने अपने हाथों को वांगजी के हेड की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो उस क्राउन को और बाकी चीज़ों को उतार सके। पर विंग देख नीचे रहा था और हाथ उसके ऊपर थे, तो उसने गलती से वांगजी के हेयर्स को खींच लिया। वांगजी, जो इससे चिल्ला उठा था, और उसने विंग के फेस को होल्ड किया। अल्फा एक्सेप्ट किया ना, अब तक तो हक गिना रहे थे, तो अब ये एम्बेरेस होना बंद करो और ठीक से अपना काम करो। विंग, जिसने डीप ब्रीथ ली और फाइनली उसने वांगजी के भी सारी एक्सेसरीज को उतार दिया। वांगजी, जिसके फेस पर क्रिपी स्माइल थी, उसने विंग को सीधा अपनी बाहों में कैरी किया और उसे बेड की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। वांगजी ने विंग की उस लास्ट लेयर को उतारकर उसे बेड के ऊपर थ्रो कर दिया, साथ ही उसने खुद की भी लास्ट लेयर उतार दी थी। वांगजी एक ही झटके में सीधा विंग के ऊपर आ चुका था। वो दोनों नेकेड बॉडीज एक दूसरे से रब हो रही थी। विंग, जिसने अपनी आईज क्लोज कर दी थी, वही वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी की फिंगर्स विंग के फोरहेड के हेयर्स को साइड को करने के बाद उसके फेस पर मूव हो रही थी। उसके फोरहेड से लेकर उसकी नोज, बाद में उसकी लिप्स, बाद में उसकी चिन, जॉ लाइन, एडम एप्पल, एंड देन वांगजी का हाथ विंग के लेफ्ट साइड चेस्ट के थोड़ा ऊपर था। वांगजी, जिसने अपनी एक फिंगर से विंग के हार्ट को पोक किया। ओमेगा, क्या इस पर भी मेरा हक है ना? अब तो ये भी मेरा हुआ। विंग, जिसने अपनी आईज ओपन कर ली थी क्योंकि वो कंफ्यूज था, क्या मतलब है वांगजी का? इस बात को वांगजी समझ चुका था। दिल, इस दिल की धड़कन, उस हर धड़कन में अब मेरा नाम होगा ना? क्या कहते हैं उसे? वांगजी, जो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, वही विंग, जो खुद कंफ्यूज था। हाँ, प्यार, मोहब्बत, लव, सुना है इसी से होता है वो, दिल से। ये फिजिकल बॉन्ड ठीक है ना, इंटीमेसी ठीक है, एक दूसरे की मार्किंग ठीक है, पावर्स नहीं देनी ठीक है, पर मुझे अब तुम्हारा दिल चाहिए। प्यार, मुझे प्यार चाहिए, वो तो हक है मेरा। तुम्ही तो कहा ना, पावर्स के अलावा मैं तुमसे कुछ भी चाह सकता हूँ, तो अब तुम्हारी चाहत चाहता हूँ मैं। ठीक है, मत दो मुझे पावर्स, नहीं चाहिए मुझे वो पावर्स, मुझे अब ये दिल चाहिए। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, इतना ही नहीं, उस प्यार पर तुम्हें मुझे यकीन भी दिलाना होगा। एक वादा करता हूँ आज तुमसे, अगर तुमने मुझे ये दिल दे दिया, अपने प्यार पे मुझे यकीन करवा दिया, तो तुम्हारी पावर्स मैं कभी नहीं चाहूँगा। इनफैक्ट आई विल अलाउ यू टू मार्क मी। इतना ही नहीं ओमेगा, तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, मैं अपनी पावर्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, एक ओबीडियंट अल्फा बनूंगा, इनफैक्ट तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। ये वादा रहा, बस मुझे अपना प्यार दो। पर एक वादा तो तुम्हें भी मुझसे करना होगा, और तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कोई। अगर कभी भी फ्यूचर में तुमने मुझे बिट्रेड किया, इस दिल को
किसी और को दिया। उस दिन बिना किसी आर्ग्यू के चुपचाप तुम खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दोगे, तुम्हारी बॉडी दिल नहीं। उस दिन तुम मुझे अपनी पावर्स दोगे और जिंदगी भर मेरे प्रिजनर बन के रहोगे। उस दिन से तुम खुद पे से अपने सारे हक खो दोगे और बस इस स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा के सच में स्लेव बनोगे। चलो ओमेगा, बोलो, करो अपने अल्फा से वादा, अपनी वर्ड्स को कंप्लीट करो और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दो। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा और विंग ने अपने हाथ को वांगजी के हाथ पर रख दिया। ठीक है, अगर मैं कभी भी तुम्हें बिट्रेट करता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पल ही मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा और जिंदगी भर तुम्हारा स्लेव बन के रहूँगा, तुम्हारा प्रिजनर। उस वक्त ये सारी दुनिया मेरे लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बस तुम रहोगे मेरे लिए। वांगजी जिसके फेस पर यह सुनते ही स्माइल आ चुकी थी, पर वो स्माइल जेन्युइन थी, उसमें ना कोई क्रीपीनेस थी और ना ही कोई स्मग, एक क्यूट स्माइल थी वो। विंग ने ये स्माइल वांगजी की फर्स्ट टाइम देखी थी, पर ठीक है ना, वैसे भी विंग को खुद पर पूरा यकीन है। वो जानता है कि वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, देगा ही क्यों, वो आज तक किसी अल्फा के करीब गया ही नहीं, तो वांगजी को धोखा देगा ही कैसे। ऑब्वियसली आज उसने खुद वेडिंग करते वक्त वांगजी को पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन अब जब वो मजबूरी में ही सही वांगजी को एक्सेप्ट कर चुका है तो वो इतना गिरा हुआ नहीं है कि वांगजी के अलावा किसी और अल्फा के करीब जाएगा। इतना कैरेक्टर गिरा हुआ विंग का नहीं है। उसने मान लिया वांगजी को सब कुछ, तो ठीक है, अब वांगजी ही उसका सब कुछ होगा, इकलौता इस अल्फा का। जैसे वो ओमेगा है वैसे ही ये ओमेगा भी बस इसी अल्फा का रहेगा। वांगजी जिसने विंग के उस हाथ को होल्ड किया और उस पर सॉफ्टली किस किया, बाद में उसी हाथ को कुछ देर होल्ड करके वांगजी ने वैसे ही उसकी रिस्ट को पकड़ा और उसी रिस्ट को बेड में प्रेस करने के बाद वांगजी विंग के ऊपर आ चुका था। ऑब्वियसली वेडिंग नाइट थी उनकी, वांगजी कैसे विंग को छोड़ देता। उन दोनों में फिर से फिजिकल बॉन्ड बना, पर इस बार उसमें सॉफ्टनेस थी। वांगजी ने फोर्सफुली विंग के साथ कुछ भी नहीं किया, बस 2 राउंड काफ़ी थे। विंग थक चुका था तो वांगजी ने उसे अपनी बाहों में होल्ड किया और उसे सुला दिया। इनफैक्ट आज वांगजी ने खुद विंग को क्लीन भी किया था। विंग के सोने के बाद उसने खुद ने भी बाथ लिया और एक वेट टॉवल से विंग की भी बॉडी को क्लीन किया। विंग को अपनी बाहों में लेकर वांगजी सो चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वांगजी जिसकी आईज ओपन हो चुकी थी, एज यूजुअल वो अर्ली मॉर्निंग ही उठ चुका था आदत के अनुसार। वही विंग जो अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी उठा, वो फ्रेश हुआ और मेडिटेशन करने लगा। वही विंग जो घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सोया हुआ था। वांगजी ने मेडिटेशन कंप्लीट किया, वो बाहर गया, अपने दोस्तों से मिला, फिर से रूम में आया, फिर भी विंग अभी भी सोया हुआ था। सूरज सर पे चढ़ चुका था पर विंग उसकी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। वांगजी विंग के करीब गया और उसने विंग को जगाना स्टार्ट किया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। सब वांगजी और विंग का ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतजार कर रहे थे। विंग कुछ देर के नानुकुर के बाद फाइनली उठ गया। वांगजी जिसने विंग को अपनी तरफ खींचा, उसे अपनी बाहों में होल्ड करने के बाद वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया। विंग शॉक था, इस अल्फा को हुआ क्या है। कल रात भी इसने विंग के साथ ज्यादा फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट विंग के टायर्ड होने के बाद इस अल्फा ने ही बिना बोले ही विंग को छोड़ दिया और आज भी इतना जेंटल बिहेव, ये हजम नहीं हो रहा था पर ठीक था। ऊपर से वो सॉफ्ट वॉइस, उसने तो अब विंग की धड़कनों को तक बढ़ा दिया था। गुड मॉर्निंग ओमेगा। अपने अल्फा की बाहों में नींद अच्छी आई। शॉकिंगली विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वही वांगजी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी विंग के इन रिएक्शंस को देखकर। वांगजी ने विंग के नोज को हिट किया और स्माइल के साथ कहा, माय ओमेगा, मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ। आफ्टर ऑल मेट हो तुम मेरे। चलो अब उठ जाओ और रेडी हो जाओ, सब ब्रेकफास्ट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। विंग जिसने नोट किया और वो उठ गया। कुछ ही देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आया। वांगजी ने ऑलरेडी मैचिंग कपल पेयर उसके लिए निकाल के रखा था। वांगजी ने
उस पेयर को जब विंग को दिया, विंग ने वही क्लोथ्स पहन लिए और वो दोनों भी रूम से बाहर आए। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के बाद सबने विंग और वांगजी को ग्रीट किया। वांगजी जिसने आज जाकर सबको विंग से इंट्रोड्यूस किया। शुयांग शाओशिनचैन को तो ऑलरेडी विंग जान चुका था। मो शियानयू, मेंग्याओ, सोंगलैंग और मैम्या से जाकर वो आज मिला था। विंग ने भी सबको ग्रीट किया और फाइनली सबने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ये सब लोग ठीक थे, विंग से अच्छे से बात कर रहे थे, तो ठीक है, विंग ने भी सबसे अच्छे से बात की। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और नए नए एम्परर और एम्प्रेस बने थे वो दोनों, तो उन्हें भी अपने अपने कुछ काम तो देखने थे। वांगजी शुयांग और सोंगलैंग के साथ अपने एम्परर वाले काम संभालने चला गया। वही विंग शाओशिनचैन, मो शियानयू, मेंग्याओ और म्याम्या के साथ बाकी सब कुछ देखने लगा। फिलहाल आफ्टरनून हो चुकी थी और वांगजी को विंग ने रूम में बुलाया था। वांगजी जो रूम में आया तब विंग उसी का इंतजार कर रहा था। वांगजी ने जाकर विंग को हक कर लिया। विंग ने भी कुछ नहीं कहा। क्या हुआ माय ओमेगा, मुझे बुलाने का कोई खास रीज़न? अल्फा, कब तक आप बाकी सारे लोगों को प्रिजन्स में रखने वाले हो? उनके भी क्लैन से, वो सारे क्लैन लीडर्स और हायर्स हैं, उन्हें यहाँ कैद रखना ये सही नहीं है। आप एम्परर बन चुके हो, उन सब लोगों की हेल्प आपको भी लगेगी ही। सबके अंडर क्लैंस है और आप और दिन तक उन्हें ऐसे कैद नहीं कर सकते। वांगजी जिसने विंग के ऊपर अपनी ग्रिप को टाइट कर दिया था, तो इस प्यार का और सॉफ्ट बिहेव का ये रीज़न है। अपनी इस मासूम शक्ल से मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो तुम? क्लियरली वांगजी की ग्रिप में गुस्सा था, उसके फेरोमोन्स अग्रेसिव होने लगे थे। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में 5 क्लैंस है और उन क्लैंस के क्लैन लीडर को आपने कैद करके रखा है। उन क्लैंस के बारे में ज़रा सोचिए। वैसे भी आप अभी एम्परर है, तो वो सारे क्लैंस आपके अंडर आते हैं। आप उन पर रूल कर सकते हैं, पर ऐसे उन्हें फोर्सफुली कैद नहीं करके रख सकते। रही बात मेरे सॉफ्ट बिहेव की, तो ये बिहेव मेरा कल रात से है। मैंने आपको रेजिस्ट नहीं किया है। अगर आपको इसे गलत वे में लेना है तो वो आपकी मर्जी है। मेरा इंटेंशन क्लियर है, ठीक है? मैं सारे क्लैंस के लीडर को जाने दूंगा, वो जाकर अपने अपने क्लैंस संभाल सकते हैं, पर एक कंडीशन होगी। और वो क्या है? हायर्स यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका क्या मतलब है? सिंपल है ओमेगा, क्लैंस को क्लैन लीडर की ज़रूरत है। हायर्स की क्या ज़रूरत है? तो चैंग और वेनकिंग, जीशुआन और यानली, हुसैन और वेंचाओ, ये सब यही रहेंगे। वैसे भी लैन क्लैन है तो सिचैन तो यही रहेगा। बस मेरा इतना ही मतलब है। बाकी जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जिन क्वांगशान, मैडम जिन, नी मिंजू, वेन निंग, वेन रोहान, ये सब यहाँ से जा सकते हैं। मुझे इनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जाने और इनका क्लैन जाने, पर इनके हायर्स तो मेरे हाथ में रहेंगे। रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, सोचो और मुझे जवाब दे देना। और हाँ, उन लोगों से मिलने के लिए तुम अलाउ नहीं हो। तुम उन लोगों से मिलने नहीं जाओगे और मेरे ऑर्डर को डिसोबे करने की गलती मत करना। रात को तुम्हारा जो भी जवाब हो वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, पर नाइट में मेरा रिवॉर्ड भी तुम्हें मुझे देना होगा। और तुम जानते हो वो क्या है? वांगजी जो विंग की तरफ अपनी डीप आई से देख रहा था, ऑब्वियसली विंग समझ चुका था, तो उसने नोट कर दिया। वांगजी ने अब जाकर कहीं विंग को अपनी आर्म से फ्री किया। विंग जिसे अब तक लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा, क्योंकि वांगजी की पकड़ सच में बहुत स्ट्रांग थी, पर अब जाकर कहीं वो डीप ब्रीथ लेकर थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था। वांगजी जिसने स्माइल की और वो वहाँ से सीधा निकल चुका था, वही विंग जो अब उस बारे में सोच रहा था क्या करना चाहिए उसे। ये बहुत बड़ा फैसला था, उस अकेले का नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता था। अगर वो क्लैन लीडर्स को जाने देगा तो उनके हायर्स को यहाँ रखना, इस बात को कितने लोग अग्री करेंगे? अगर किसी ने भी वांगजी के ऑर्डर को डिसओबे किया तो वांगजी उनके साथ क्या करेगा, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। और सारा डिसीजन विंग को लेना था। सब माने तो ठीक, नहीं माने तो प्रॉब्लम्स होगी। क्लैन लीडर्स को
क्लैन में जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि वांग जी ने उन्हें जब से वो वॉर ख़त्म हुई थी तब से यही ट्रैप करके रखा था। तो अब क्लैंस को भी संभालना था। विंग जिसने पूरा वक्त बाद में बस सोच में गवा दिया, और फाइनली रात को जब वांग जी उसके पास आया तब उसने वांग जी को अपना डिसीजन सुना दिया। वो अग्री कर चुका था क्लैन लीडर्स को उनके क्लैन में भेजने के लिए और हायर्स को यहाँ रखने के लिए। वांग जी ने नोट किया और उसने विंग को अश्योर किया कि कल वो सारे क्लैन लीडर्स को यहाँ से जाने देगा। पर विंग ने उसके बाद एक और कंडीशन रखी कि हायर्स अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो यहाँ अपने अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली इस बात से वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इस बात को वांग जी ने थोड़ा पेंडिंग पर डाल दिया और अब बारी थी वांग जी के रिवॉर्ड की। तो विंग ने भी खुद को वांग जी को दे दिया। विंग के साथ लव मेकिंग करने के बाद वांग जी विंग को अपनी बाहों में होल्ड किए सो गया। नेक्स्ट डे आज की मॉर्निंग थोड़ी स्पेशल थी, क्योंकि आज सारे वांग जी के स्लेव्स उसके सामने खड़े थे, जहां विंग भी अपने एम्प्रेस की थ्रोन पर बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग और उसमें जो बात हुई थी, इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस बारे में सबको बताया। बस इतना ही कि अब यहाँ क्लैन लीडर नहीं रहेंगे और हायर्स रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। सबको ना चाहते हुए भी इस बात को अग्री करना पड़ा, क्योंकि जब तक ये लोग अपने क्लैंस में जाएंगे तभी ये कुछ मूव कर पाएंगे आगे का, वरना यहाँ कैद रहने से क्या ही हो जाएगा। वैसे भी यही सड़ते रहने से अच्छा है कि अपने अपने क्लैंस में जाओ। एक तो क्लैंस को संभालो, एक तो वांग जी को संभालने का कोई नया तरीका ढूंढो। तो सब लोगों ने भी इस पर अग्री कर दिया। तो अब जैसा कि ऑर्डर निकला था, फेंग मियान मैडम यू, गोंगशान मैडम जिन, मिंजू वेनिंग और वेन रोहान अपने अपने क्लैन के लिए निकलने की प्रिपरेशन कर रहे थे। वही चैंग वेनकिंग, जीशुआन यानली, हुसैन, सिचैन, कुरैन, वेंचाओ सबको अपने अपने रूम दे दिए गए थे। मैरिड कपल एक साथ रहेंगे और सिंगल वाले अपने अकेले रूम में। वांग जी इस बात को भी अग्री कर चुका था कि सारे क्लैन के हायर अपने क्लैन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे चैंग जियांग क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और एग्रीकल्चर और बाकी सारी चीज़ों के बारे में वांग जी को इन्फॉर्म करेगा। जीशुआन भी जिन क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ जो ज्वेलरी और बाकी डायमंड वगैरह का बिजनेस होता है उसके बारे में वांग जी को इन्फॉर्म करेगा। हुसैन नी क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और वॉरियर और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के बारे में वांग जी को टाइम टू टाइम अपडेट देगा। और वेन रोहान का बेटा वेंचाओ वेन क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और वेपन्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में वांग जी को इन्फॉर्म करेगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई थी और फाइनली वो मीटिंग ओवर हो चुकी थी। विंग और वांग जी दोनों भी अपने थ्रोन से उठ चुके थे। इनफैक्ट वो नीचे आ चुके थे। विंग जो आज अपनी फैमिली को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। विंग जिसने अपनी फैमिली की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया था, अभी वो 2 ही कदम आगे बढ़ा था तभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप और विंग वांग जी के आर्म्स में कैप्चर हो चुका था। विंग जिसने तुरंत वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने विंग के उन आइज पर जेंटली अपने हाथों को रब करते हुए एक लुक जियांग क्लैन की तरफ दिया। ऑब्वियसली जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग तीनों की भी मुट्ठियां कसी हुई थी, क्योंकि उन्हें विंग को वांग जी की बाहों में देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी के फेस पर स्मग था। बाद में उसने विंग की तरफ नजर डाली जो ब्लीडिंग आइज से वांग जी की तरफ देख रहा था। अल्फा, बस एक बार मुझे अपनी फैमिली से मिलने दो। ओमेगा, भूल गए तुम? क्या कहा था मैंने तुम्हें? सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा, अल्फा हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी पूरी फैमिली सिर्फ मुझ में है। इनफैक्ट अब तुम्हारी पूरी दुनिया ही मुझ में है। भूल जाओ उन्हें। तुम उनकी तरफ देख नहीं सकते। ना उनका हक है तुम पे और ना तुम्हारा कोई हक है उन पे। और ये तुम्हारी प्यारी सी आंखें है ना, इनमें उनके लिए अगर एक बूंद भी आंसू आया ना, इन सब का खून बहेगा यहाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 4 लोगों को इस धरती से हटाने में। तो अब तुम्हारा डिसीजन। उन्हें जिंदा देखना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, लाशें देखनी है तो जाओ उनके पास।
वांग जी जिसकी इस धमकी को वहाँ हर किसी ने सुना था, वही वांग जी ने अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद विंग को छोड़ दिया था। उसके बाद विंग ने हिम्मत भी नहीं की जियांग क्लैन की तरफ देखने की। वो चुपचाप वांग जी के पीछे उसे फॉलो करने लगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.